नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री के लिए पॉलिटी की रिवीजन सीरीज मैंने चला रखी है। पहली वीडियो आपको मिल चुकी होगी जिसमें हमने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करी थी। मैक्सिमम 8 दिन का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। पॉलिटी का जितना भी सिलेबस है, पॉलिटी का जितना भी मटेरियल है, 8 दिन के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और इस बात की मैं आपको गारंटी के साथ में जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें अगर पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से 25 के आसपास क्वेश्चंस का रेशियो रहता है, अगर 25 क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो मोर देन 20 क्वेश्चंस, 20 से अधिक प्रश्न आपको इसी सीरीज से मिलेंगे। हो सकता है मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन चीज़ें मैं आपको वो सिलेक्टेड चीज़ें दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। 8 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको प्री के लिए, उतना आप करते चलिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। जो जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनको एक कहानी के थ्रू लिंक करते हुए चीज़ों को एक दूसरे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के गठन का सबसे पहले जो विचार प्रतिपादित किया था वो एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में। 1934 में एक संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। याद रखेंगे 1934 में ही जो स्वराज पार्टी का नाम आपने सुना होगा, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो पार्टी स्थापित करी गई थी स्वराज पार्टी के नाम से, इस स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। विचारधारा जो थी संविधान सभा के गठन की वो एम.एन. रॉय ने दी थी। सेम ईयर 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को जो है बताया गया था। फिर 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही गई। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रश्न है। जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये अपने आप में एक प्रश्न है। इसमें प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है, पिछले ईयर्स में भी पूछा गया है कि किसने सबसे पहले भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए एक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की बात कही थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी 1938 में, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया था, स्वीकृत कर लिया गया था। इसी संबंध में आगे चल करके एक अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। हालांकि ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आज़ादी के टाइम का एक ही वीडियो बनाने वाला हूं। हो सकता है उसमें आपको 1 से 2 दिन का टाइम लग जाए, यानी मुझे वीडियो आपको प्रोवाइड करने में 1-2 दिन लग जाए, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूंगा। ठीक है, तो चीज़ों को रिपीटेशन करने से मैं बच रहा हूँ। यहाँ भी मैं आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन करूँ और वहाँ भी, तो ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, टाइम भी आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? ये स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, जिसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन जो आया था उसके 3 जो है उसमें मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम याद रखेंगे। इसमें इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, इन तीनों के नाम दे रखे होंगे। एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा उपयुक्त सभी, या इस तरीके से दे रखा होगा इनमें से 2 नाम ले देगा, कोई एक नाम अदर रख देगा, फिर पूछेगा कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन नहीं था। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन को संविधान सभा के द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृत कर लिया गया था। और संविधान सभा जो थी उसको कहा जाता है ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो कुछ तो ऐसे सदस्य थे जिनका चुनाव हुआ था बाकायदा, और कुछ ऐसे सदस्य थे जिनको नॉमिनेट करा गया था। कुल संविधान सभा की जो सीटें थीं वो 389 थी, 389 सीटें थीं, जिनमें से 296 सीटें जो थीं वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे, जहां पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी, जो उसके अंडर में थे। ठीक है, 93 सीटें जो थीं वो देसी रियासतों से थीं। देसी रियासतें आप जानते ही हैं, जो स्वतंत्र रूप में कार्य करती थीं, छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, जो स्थानीय शासकों के द्वारा या उनके जो पूर्वज बचे थे उस टाइम पर, तत्कालीन समय में, उनके द्वारा उनका एडमिनिस्ट्रेशन रन
किया जा रहा था। 296 ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाले या प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत और 93 सीटें देसी रियासतों वाली। इन 296 सीटों में से जो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाली थी, ब्रिटिश सरकार के शासन वाली थी, इनमें से 292 सीटें जो थीं गवर्नरों के अधीन जो 11 प्रांत थे उसके अंतर्गत आती थी। 4 सीटें जो थीं वो चीफ कमिश्नर प्रांत के अंतर्गत आती। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे? एक दिल्ली था, एक आपका अजमेर मारवाड़ था, एक कुर्ग था और चौथा था आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो सीटों का एक आपको आइडिया हो गया यहाँ से। कुल सीटें 389, उसमें से 296 ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले, प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत, 93 देशी रियासतें। 296 में से 292 सीटें 11 गवर्नर, जो 11 प्रांतों के गवर्नर थे उनके अधीन आती थी। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से रिलेटेड थी। संविधान सभा ने ये जो है क्वेश्चंस, देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गान हमारा जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत हमारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ में भारत की जो सदस्यता थी उसने कब ग्रहण करी थी? मई 1949 में। संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्षों से जुड़ा हुआ प्रश्न हर वर्ष यूपीपीसीएस प्री में पूछा जाता है, और इसमें से कुछ, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप इसको याद कर पाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ स्पेसिफिक कमेटियां ऐसी हैं जिनके नाम आपको याद रखने। संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसको आप याद रख सकते हैं। इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है और प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, क्योंकि रियासतों का या प्रांतों का एकीकरण करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप तो भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श से जुड़ी हुई जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों से जुड़ी हुई उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 2 समितियां और हैं आपकी, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट वाला जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रक्रिया नियम की बात हो, संचालन समिति की बात हो, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की बात हो, तीनों के ही अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के वाचन, ठीक है, पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, यानी 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित जो 296 सीटें थी उनके लिए क्या हुए? चुनाव आयोजित किए गए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित 296 सीटें थीं जिनके लिए जो चुनाव 1946 में हुए थे उनमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थीं, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थीं और अदर पार्टीज़ को कितनी सीटें मिली थी। अदर को छोड़ दीजिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो सीटें थीं जिन पर वो उन्होंने जीत दर्ज करी थी उनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी 296 में से, मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत मिली थी। ठीक है, अन्य के खाते में 15 सीटें गई थी। प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बैठक में जो है बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया था।
फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे आगे जा करके, और प्रियम्बल जो आपने पढ़ी भी होगी, जो प्रस्तावना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो प्रस्तावना यह मानी जाती है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, पढ़ा गया था उनके द्वारा, हमारी जो प्रस्तावना है उसी की उपज है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दे जो थे, उनके आदर्श जो थे, उनके आइडल जो थे, उन्हीं का एक सारांश के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, स्वीकार कर लिया गया, और संविधान के निर्माण में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में और प्रस्तावना के निर्माण में इस उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य भूमिका मानी जाती है। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 11 बैठकें हुई थी, और इसको बनाने में जो टोटल टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। संविधान के जो ड्राफ्ट था, संविधान का जो प्रारूप था, उस पर जो विचार किया गया था, विचार विमर्श किया गया था, डिस्कशन किया गया था, 114 दिनों पर इस पर मंथन चला था। अंतरिम संसद के रूप में जो हमारी संविधान सभा थी, उसने 26 जनवरी 1950 तक कार्य किया। यानी इससे पहले हमारी जो पार्लियामेंट थी वो डेवलप नहीं थी, तो संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 तक कार्य किया। 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो जाता है देश में, और उसके बाद में 1951-52 में पहले आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और मई 1952 में, यानी जो प्रथम आम चुनावों के जो रिजल्ट आए थे, उन रिजल्ट्स के बाद में पहली निर्वाचित संसद जो है वो अस्तित्व में आती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं यहाँ से देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा दूसरे थे एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का, अगर आपने अध्ययन किया है, उनको देखा है, तो आपने एक प्रश्न इस प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य हैं यहाँ से देखा होगा। इसमें क्या आता है कि 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे उनको, और 4 ऑप्शंस में से इनमें से कोई 3 नाम डाल देगा या 4 नाम डाल देगा, और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में नहीं था। ठीक है, तो ये नाम आपको एक बार देख लेने हैं: अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या बनता है? दूसरा ये बनता है कि एन माधवराव जो थे ये बी.एल. मित्र की जगह शामिल किए गए थे। ठीक है, एन माधवराव बी.एल. मित्र की जगह शामिल किए गए थे, और टी.टी. कृष्णमाचारी को डी.पी. खेतान की मृत्यु के कारण शामिल किया गया था। यानी इससे पहले डी.पी. खेतान थे, एन माधवराव की जगह पर बी.एल. मित्र थे, तो बी.एल. मित्र की जगह पर एन माधवराव आए, और डी.पी. खेतान की असमय मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर प्रारूप समिति में टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सर्वसम्मति से अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया गया। जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस टाइम पर इसमें जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे, 22 भागों में यह विभाजित था, 8 अनुसूचियां इसके अंतर्गत मौजूद थीं। प्रस्तावना जो थी वो संविधान लागू होने के समय लागू नहीं हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो प्रियम्बल है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो प्रियम्बल जो है उस टाइम पर लागू नहीं की गई थी, प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के बाद में लागू किया गया है। कथन निष्कर्ष के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रस्तावना संविधान लागू होने के साथ ही लागू हो गई थी? तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद में इसको लागू किया गया। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया था। क्रिप्स मिशन को अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग इसकी युक्ति दी है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो कोटेशन इसके बारे में दी है महात्मा गांधी ने दी है, कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था।
3 रियासतें जिनसे जुड़े हुए, मैंने अभी आपको जो 8वां पेपर सॉल्व कराया है, 7वां पेपर सॉल्व कराया है प्रीवियस ईयर वाला, तो उसमें से 7वें पेपर में और 8वें पेपर में, दोनों ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको जो रियासतों से जुड़ा हुआ है, जो बाद में भारतीय संघ में शामिल हुई थी, ये कई बार पूछा गया। 7-8 पेपर में पूछा गया। तो अभी तो यहाँ से जैसे हम आगे चलेंगे और सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो ये प्रश्न आपको कम से कम 8 से 10 बार दिखाई देगा पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। 8 से 10 बार, 8 to 10 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है। तो 3 रियासतें जो भारतीय संघ में शामिल हुई थी बाद में, इसमें से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को किस प्रोसेस के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप शामिल हुआ था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो यानी सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों का चयन क्षेत्र, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल से हुआ था, और सच्चिदानंद सिन्हा का चयन जो हुआ था ये निर्वाचित होकर के आए थे, कहाँ से? बिहार से, ठीक है। संविधान सभा को हिंदुओं का संगठन किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। संविधान सभा को हिंदुओं का संगठन विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है। अब जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार में किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था, कौन कौन सा विभाग उनको सौंपा गया था, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इनको याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद भी इनको दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिपार्टमेंट दिया गया था सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कई बार कि स्वतंत्र भारत की जो पहली कार्यपालिका थी उसमें गृह मंत्री का पद किसको दिया गया था, होम मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग से थे। यहाँ से मैंने ये भी इसमें डाल दिया है, याद रखेंगे कि जो पहली कार्यपालिका थी स्वतंत्र भारत की, उसमें 5 लोग जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कहाँ से थे? ये मुस्लिम लीग से थे। इनके नाम विशेष रूप से आपको याद रखेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये कानून मंत्री थे, विधि विभाग जो है इनके अंतर्गत था। आसफ अली जो थे ये रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर C.H. भाभा को कार्य, खनन एवं शक्ति विभाग दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट। आई चुंदरीगर ये मुस्लिम लीग से थे, ये वाणिज्य विभाग इनको सौंपा गया था। अब्दुल रब नश्तर ये भी मुस्लिम लीग से थे, इनको संचार, डाक एवं वायु डिपार्टमेंट दिया गया था। गजनफर अली खां ये भी मुस्लिम लीग से थे, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। और जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था, श्रम विभाग दिया गया था। ये हो गया आज का सेशन। इसमें मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ऐसे ही आगे भी जो चीज़ें हैं बहुत कम टाइम में आपका लूँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको बस यकीन करना है, ट्रस्ट करना है। ये वीडियो आपको केवल सुन लेना है एक बार में। किताबें आप सभी के पास हैं, ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जो तैयारी कर रहा होगा और जिसके पास में स्टडी मटेरियल नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बस ये है कि चीज़ें कहाँ से हमको लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, कितना पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं होता, क्या पढ़ना है ये ज़रूरी होता है। हम कितनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। किसी किताब में से कितना पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। कितना पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कितना छोड़ना है। तो कहाँ से चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी जाएँ, कैसे कैसे चीज़ें आपसे वहाँ से निकाली जाएँ बुक्स में से, जो एग्ज़ाम में आपके फ़ायदे आ सकें, एग्ज़ाम में आपके काम आ सकें और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प कर सकें, वो काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं ये ट्रस्ट के साथ कह सकता हूं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। बाकी और भी क्लासेस जो है, मैंने आपको 8 दिन का टाइम दिया, 8 दिन से ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। 8 दिन के अंदर ही अंदर मैं आपको सारी पॉलिटी की वीडियोज़ जो है यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना रिव्यू ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। आप कुछ करें या मत करें, आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना फीडबैक, अपना जो भी सुझाव हो, अपना जो भी सलाह हो, आप चाहे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, जो कुछ भी आप समझते हैं, टीचर मेंटर जो कुछ भी आप समझें, तो उस हिसाब से आप अपना फीडबैक, आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। वो मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि वो जो है मेरे लिए बहुत एक टॉनिक का काम करता है। अगर आप नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव से क्या है, मुझे और उसमें सुधार की ज़रूरत, या ऐसा लगता है मुझे इसमें और मुझे अच्छी तरीके से काम करना चाहिए आपके लिए। और अगर आप पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो एक तरह से एक एनर्जी मिलती है काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए तैयार करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।